नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात आज हम करने जा रहे हैं कश्मीर की। वहाँ पर ड्रग्स की समस्या बहुत गंभीर चुनौती बन गई है। तो आपको बताएं, ड्रग्स इस्तेमाल वहाँ के लिए एक गंभीर मसला है। आज इंडियन एक्सप्रेस की प्रमुख खबर के अनुसार श्रीनगर के अस्पताल में डी एडिक्शन केंद्र में हर 12 मिनट में एक ड्रग एडिक्ट पहुंच रहा है। पिछले साल के मुकाबले संख्या में 75% की बढ़ोतरी है। वहां के डीजीपी दिलबाग सिंह का भी कहना रहा है कि ड्रग की समस्या वहां मिलिटेंसी से भी ज्यादा घातक है और कश्मीर पंजाब की राह पर है। और जो ये युवा हैं, इनकी औसत उम्र 28 साल के करीब बताई जा रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिलबाग सिंह, जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि आपने कहा, जो हमने अखबार में पढ़ा, कि मिलिटेंसी से ज़्यादा घातक है और पंजाब की राह पर चल पड़ा है कश्मीर, तो यानी कि जो ज़मीनी हालात बेहद गंभीर हैं वहाँ पर। जी निधि, मैंने जैसे पहले भी एक दो बार ये बात मीडिया के जरिए से कही है कि मिलिटेंसी जब खत्म होने पे आ रही है तो नार्को का और नार्को टेरर का नेक्सस जो पाकिस्तान की एजेंसीज उसको तेज करने की ताक में तेज करने की कोशिश में है। अभी भी ये प्रॉब्लम काफी गंभीर है, मगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से बहुत सख्त कार्रवाई अपनी तरफ से कर रहे हैं। पिछले साल 2000 से ज्यादा एफआईआर लगे, 3000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे और इस साल अभी तक 1600 से ज्यादा पर्चे लग चुके हैं और 2200 से ज्यादा लोग जो हैं केसेस में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस साल का ही अगर देखें तो कोई 20 के करीब ऐसे केस हैं जो नार्को टेरर मॉड्यूल्स के जरिए से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बस्ट किए हैं, जिसमें नारकोटिक्स का पैसा टेररिज्म को फंड करने के लिए इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की एजेंसी की कोशिश है। हम लोग काफी सख्ती से इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग लोगों को भी इन्वॉल्व करके और बाकी इंतजामिया के जो विंग्स हैं जो इस सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं उनको भी इन्वॉल्व करके समस्या के साथ निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ने से पहले सर, मैं आपको जो पीड़ित हैं उनका बयान सुना देती हूँ, फिर ये इंटरव्यू जारी रखेंगे। खुद ही करते थे। तो आप कहते हैं आप ये छोटे बच्चों को फंसाते हैं, उनको ड्रग करवाते हैं, तो आप कितने पैसे कहाँ लाते थे जो आप हीरोइन खरीदते थे, फिर उसको इंजेक्टेबल तुमने देखा कितनी बड़ी समस्या है ये वहाँ पर। तो सर, इंटरव्यू जारी रखते हैं। जो ड्रग पेडलर्स, ये भी है कि ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी में 60% का इजाफा हुआ है 2019 से अगर तुलना करें, और एफआईआर में भी 60% बढ़ोतरी हुई है। जमीनी हकीकत कैसी है वहां पर? देखिए, बढ़ोतरी के दो तरीके हैं देखने के। एक तो ये कि इस तरह की एक्टिविटी की तादाद पहले से बड़ी है, दूसरा ये कि तादाद जितनी बड़ी है एक्टिविटी की, उतना ज्यादा डिटेक्शन का रेट बड़ा है। पुलिस उन केसेस को डिटेक्ट कर पा रही है। ऑब्वियसली जितने ज्यादा केसेस डिटेक्ट होंगे उतने ही ज्यादा पर्चे लगेंगे, उतने ही ज्यादा लोग गिरफ्तार भी होंगे। मैं इसको पॉजिटिव साइड पे देखना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ड्रग के ट्रेड में किसी भी तरह से, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, इसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल किया जा रहा है। ये एक बड़ी वजह, अगर पर्चों की तादाद और गिरफ्तारियों की तादाद बड़ी है, उस नजर से भी इसको देखा जाना की जरूरत है और मैं समझता हूं कि इसको पॉजिटिव साइड पे देखना ही जरूरी है। जी, जो डी एडिक्शन सेंटर है श्रीनगर में, उसमें जो लत वाले लोग हैं 75% का इजाफा हुआ है, हर 12 मिनट में एक पहुंच रहा है। तो व्यवस्था को आप लोग कैसे संभाल रहे हैं? आपका नजरिया क्या है? देखिए, जहां पर तस्करी के साथ साथ बहुत सारे लोग ड्रग अब्यूज के विक्टिम भी बने हैं
और जो इनकी तादाद बढ़ी है, हमारी कोशिश है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, कि जो लोग इसके विक्टिम हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हर तरीके की कार्रवाई की जाए। हमारे अपने 2 बहुत बड़े सेंटर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के तहत चल रहे हैं, जिसमें एक बड़ा सेंटर कश्मीर में श्रीनगर में है और दूसरा बड़ा सेंटर जम्मू में है। इसके अलावा 10 के करीब हमारे और सेंटर हैं जो रेंज लेवल पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से सिविल इंतजामिया के भी हॉस्पिटल्स के साथ साथ ड्रग डिडिक्शन की कार्रवाई जो है वो चल रही है। इस वक्त बहुत बड़ा अभियान जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो एक मुहिम है नशा मुक्त भारत की, उसके तहत जगह जगह चला रहा है। अभी तो पंचायतों की सतह पर भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ग्राउंड लेवल पे ही आइडेंटिफिकेशन उन लोगों की जाए। नंबर 1 जो इसके विक्टिम है, ड्रग अब्यूज के विक्टिम हो चुके हैं। नंबर 2 जो इसकी तस्करी में किसी भी तरीके से जो लोग इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि पहले जो लोग छुप छुपा के दाएं बाएं से दवाई लेते थे वो सेंटर तक कम पहुंचते थे, अब उनकी तादाद बढ़ी है। उसकी वजह एक ये भी है कि हम लोगों ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए ड्रग एडिक्शन के खिलाफ और जो ड्रग की तस्करी उसके खिलाफ, उसका ये भी नतीजा निकला है कि वो लोग पहले से ज्यादा बड़ी तादाद में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर पहुंच रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर की उनको जरूरी सुविधा मिले और उनको हम फिर से इस नशे की लत से जो है वो बचा करके समाज के अंदर फिर से सम्मिलित कर सके। लेकिन सर, ये ड्रग्स की समस्या पुरानी है। मुझे याद है 2014-15 में विधानसभा चुनावों के दौरान हम वहाँ पे गए थे, मैंने वहाँ से स्टोरी की थी, तब भी ये समस्या थी, लेकिन इतनी नहीं थी। और एक जो मुख्य कारण था कि वहाँ पे युवाओं के लिए मनोरंजन के कोई जरिया नहीं था। उसके बाद बात हुई सरकार की तरफ से कि क्रिकेट फील्ड बनेगी, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जमीनी स्थिति कैसी है अब? इसमें यूथ की एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, यूथ को एंगेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स के तहत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पहला तो ये कि गांव गांव में प्ले ग्राउंड्स अवेलेबल हों, उसके लिए जो कोशिश हुई, लगभग हर पंचायत की सतह के ऊपर अब ग्राउंड अवेलेबल है। दर्जनों की तादाद में बहुत बड़े स्टेडियम जो हैं वो बन चुके हैं। पिछले साल के आंकड़े ये बताते हैं कि 7 लाख से ज्यादा जो यूथ है उन्होंने अलग अलग तरह की खेलकूद की एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, कंपटीशन में हिस्सा लिया। एंटरटेनमेंट के लिए अभी अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मैं रोज देख रहा हूं कि आज लाल चौक सेल्फी पॉइंट बन गया है, रिवर फ्रंट की जो ब्यूटिफिकेशन की वो सेल्फी पॉइंट बन गया है, डल लेक के इर्द गिर्द की जो नए सिरे से जो उसकी रेनोवेशन हुई वो जगहों के ऊपर इतना ज्यादा भीड़ आजकल आने जाने वालों की है। और मुझे लग रहा है कि काफी हद तक यूथ पॉजिटिवली एंगेज्ड है। एंटरटेनमेंट के साधन पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे हुए हैं, मगर और ज्यादा साधन अभी इसमें पैदा करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। तो कश्मीर को गोल्डन क्रिसेंट के पास है, जिसे गैरकानूनी अफीम उत्पादन के इलाकों के करीब माना जाता है, जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पहले कैनबिस यूज इस्तेमाल की जाती थी 84 से 2000 के बीच, और अब हेरोइन का प्रयोग किया जा रहा है जो बहुत महंगी है। तो इस लिहाज से क्या स्थिति है? देखिए, आजकल गोल्डन क्रेसेंट को डेथ क्रेसेंट का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें सुनहरी बात कोई भी नहीं है, इसमें डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात है। अभी हम इसको डेथ ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें ये एरिया जिनका आपने जिक्र किया वो शामिल हैं। ये बात सही है कि जो तस्करी का रूट है लगभग इन्हीं जगहों से होकर के कश्मीर की तरफ खुलता है। ये बात भी सच है कि पाकिस्तान की एजेंसी जो अभी तक मिल्टन सी को चलाने और जिंदा रखने में लगी हुई थी, वो तस्करी में बड़ी सतह पर इन्वॉल्व हैं। ये भी सच है कि जब उनको तस्करी के बाकी साधन कम पड़ते हैं तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जम्मू के खित्ते में और राजौरी-पुंछ के खित्ते में न सिर्फ ड्रग्स की, हेरोइन की, बल्कि साथ में वेपन और एक्सप्लोजिव की तस्करी भी करते हैं। इस नेक्सस को बहुत हद तक हम लोग नाकाम करने में कामयाब हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि 20 के करीब नार्को टेरर के बड़े केसेस हम लोगों ने अभी तक इस साल में बस्ट किए हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। इनका लिंकेजेस जो आगे पंजाब की तरफ आते हैं उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करके बहुत सारे मॉड्यूल जो पंजाब और जेएंडके के बीच में और पाकिस्तान के बीच में लिंक्ड हैं, उनको अभी तक हम लोग जो है बस्ट करके गिरफ्तार कर चुके हैं जो मेन लोग उनमें से। एक कार्रवाई बराबर जारी है। अभी मिलिटेंसी की जो थ्रेट है वो उतनी बड़ी नहीं है।
अब ड्रग्स की चैलेंज मिल्टन सी से ज्यादा बड़ी होकर के ऊपर रही है। इस वक्त जरूरत है कि सब एजेंसी मिलकर के और लोकल सिविल सोसाइटी के लोग खासतौर पे यूथ साथ मिलकर के काम करें। बिल्कुल, ऐसे में जो वहाँ का युवा है उसको आप क्या संदेश देंगे जो वाकई में इससे परेशान होगा इस समस्या से? देखिए, मैं उसी मैसेज को दोहराना चाहता हूं जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे मुल्क के यूथ को देते हैं। कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू के यूथ के लिए भी वही मैसेज है, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स एक ऐसा कारोबार है, ड्रग एक ऐसी मर्ज है जिसमें एक बार आदमी उलझ जाता है तो ये ना सिर्फ उस इंडिविजुअल के लिए तबाही का जरिया बनती है बल्कि पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए तबाही का जरिया बनती है। ये एक नई साजिश पाकिस्तान की तरफ से है। इस साजिश को उसी तरीके से नाकाम करना है जैसे हमने लंबा अरसा मिल्टन सी के जरिए, टेररिज्म के जरिए जो डेथ और डिस्ट्रक्शन की जो साजिश पाकिस्तान ने रची और जिसको अभी तक चलाते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से इस साजिश को भी नाकाम करना है जिसमें यूथ के सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर यूथ इस बात से अवेयर हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम को समाधान करने में, इस प्रॉब्लम को, चैलेंज को, चुनौती को मीट करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी ताकत पैदा हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और ज़मीनी स्थिति पर अपनी बात हमें समझाने के लिए। बहरहाल श्रीनगर के सरकारी मनोरोग अस्पताल के डीएम एडिक्शन मेडिसिन डॉक्टर फजली रोब से बात की है हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी ने। मेरे साथ हैं डॉक्टर फजल, जो श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल जो है इसका जो ड्रग एडिक्शन सेंटर है उसको रन कर रहे हैं। डॉक्टर फजल, यहाँ कई एक पेशेंट्स को जो एडमिट भी हैं उनकी एडिक्शन चल रही है और कई एक यहाँ आते हैं जिस तरह से यहाँ ड्रग एब्यूज का जो इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं, सरहदों से आ रहे हैं, कहीं एक को पकड़ा गया है। लेकिन ये जो मसला है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि कितने पेशेंट्स अब आपको आते थे और कितना बड़ा जंप है जो पेशेंट्स में हुआ है? 5-6 साल पहले हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे वो 5 या 6 होते थे जी, और उसके लिए अलग से एक एडिक्शन ओपीडी नहीं चलता था जी। जो हमारी जनरल साइकेट्री की ओपीडी होती थी वहीं से हम पेशेंट्स को देखते थे जी। बट अब क्या हुआ, अब हमें अलग से ओपीडी करनी पड़ रही है और हमारा जो पेशेंट लोड है, डेली पेशेंट लोड 150 to 170। कभी ये तो आप कहते हैं 5 से 150 तक 4-5 सालों में ये एक दिन में आपकी ओपीडी जी 5। तो ये है ना बहुत ही काफ़ी ज़्यादा। डॉक्टर साहब, जिस तरह कहा जाता है कि जैसे आपने बताया बहुत ही बड़ा जंप है और ड्रग्स आते हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि पेन किलर्स पहले लेते थे या कोडीन लेते थे पहले, अब आप कहते हैं हीरोइन ले रहे हैं, वो जो दूसरे जी कोकीन हो, दूसरी चीज़ें हैं वो सारी वो ले रहे हैं। तो ये बताएंगे कि ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए और समाज के लिए? एक्चुअली फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोकेन अभी नहीं आया है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है डेट इज हेरोइन ही सारा कुछ। और प्रॉब्लम यही है कि इसमें जो अगर हम पंजाब से कंपेयर कर रहे हैं, पंजाब में यूजुअली अगर आप देखेंगे कि पेशेंट 10 आए, 10 में से 4-5 पेशेंट ऐसे भी होंगे जो हेरोइन यूज़ करते होंगे बट नॉट बाय इंजेक्शन रूट, जो इनहेलेशन करते हैं। हमारे पास अगर 10 पेशेंट आएंगे, 10 में से 9 पेशेंट ऐसे आएंगे जो इंजेक्शन रूट से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजल। तो सिर्फ इलाज अस्पतालों में नहीं है, समाज का भी इलाज होना, इससे भी इलाज होना चाहिए, कानूनी इलाज भी होना चाहिए। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं लेकिन हर एक को इस जो ये मुश्किल चीज़ है, सच में बेकर्स है, इस लानत से, ड्रग की लानत से कश्मीर को आज़ादी दिलानी है। बहरहाल आपको बता दें, इसी से जुड़ी पंजाब से भी खबर है। पंजाब के जालंधर में नशे के बड़े अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह को भारी झटका दिया है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जोगा सिंह को गिरफ्तार किया है। जोगा सिंह से 8 किलो हेरोइन बरामद की गई है। सीमा पार पाकिस्तान से लाई गई थी हेरोइन। जालंधर ग्रामीण पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कई मामलों में जोगा सिंह की पुलिस को तलाश थी। और
और देश की बात में अब बात बिहार की। बिहार के अररिया के रानीगंज के एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर विमल कुमार यादव की आज सुबह बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। विमल 2 साल पहले अपने भाई की हत्या के मामले में गवाह थे। पुलिस के मुताबिक उन्हीं अपराधियों ने विमल की भी हत्या की। अररिया का रानीगंज कस्बा। शुक्रवार सुबह अपराधियों ने दैनिक जागरण के संवाददाता विमल यादव के घर का दरवाजा खटखटाया और आवाज देकर बाहर बुलाया। उनसे बाहर आते ही उन्हें गोली मार दी। फटसी आवाज निकलले तो जा ओने से हम कोना पड़े छे घर ओने से जा हम दौड़ के जेबे ता एकरा मार के निकल गेले। छाती पकड़ना हमर नाम देने ले पुजारे हमको मार दिया। विमल यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल लाया गया है। विमल के पीछे पत्नी और 2 बच्चे रह गए हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। 2 साल पहले विमल के सरपंच भाई की भी इसी तरह हत्या हुई थी। विमल इस मामले में गवाह थे। पुलिस का मानना है कि इसी वजह से विमल की भी हत्या हुई। कि वर्ष 2019 में मृतक विमल यादव के छोटे भाई गप्पू यादव की भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ साक्ष्यों की गवाही चल रही थी, जिसमें मृतक भी गवाह थे जिनकी गवाही होनी शेष थी। परिजनों द्वारा प्रथम दृष्टया उक्त पुरानी रंजिश के कारण ही अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की गई है। पुलिस का कहना है कि विमल के भाई की हत्या का मुख्य आरोपी 2 दिनों पहले ही जेल से रिहा हुआ था और उन्हें लगातार धमकी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने इस संबंध में पुलिस को न जानकारी दी न सुरक्षा की कभी मांग की। लेकिन फिलहाल इस मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। चाचा भतीजे की सरकार हो रही है, लोगों पर लगातार अत्याचार। ये चाचा भतीजा मिलकर के बिहार में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। आज पूरी तरह से बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो मजाक बन के रह गया है। कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए। फिलहाल सवाल है कि मामला पुरानी रंजिश का हो या कुछ और। बिहार में अपराधियों के हौसले पुलिस से अधिक बुलंद हैं। अररिया से पंकज भारतीय और दिल्ली से प्रशांत के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे शिमला। वहां पर कैसे त्रासदी से लोग उबरने में लगे हैं, दिखाएंगे रिपोर्ट। शिमला के लिए वक्त इस समय कठिन है। त्रासदी से उबरने की कोशिश और कवायद चल रही है। आसमानी आफत को शिमला के बाशिंदे मान तो रहे हैं, पर जमीनी हालात के लिए लोगों के साथ साथ जिम्मेदार प्रशासन को भी ठहरा रहे हैं। देखिए शिमला के हालात की कहानी वहां के बुजुर्ग लोगों की जुबानी। जितने भी आज अभी तक जो मेरे विचार से हुए हैं वो सब मंदिर और तीर्थ स्थानों पर ये त्रासदी हो रही है। ऐसी एपिसोड कंस्ट्रक्शन हुई है ऊपर सारे माल पर, सारे पहाड़ पर बोझ डाला जा रहा है इसमें, तो इतना बोझ जो है पहाड़ नहीं सह सकते। जमींदोज होती इमारतों की डराती तस्वीरें सवाल उठा रही हैं कि ये प्राकृतिक तबाही है या इंसानी देन। इसके लिए महज कुदरत जिम्मेदार है या इंसान भी। 1962 से शिमला में रह रहे आरएल चौहान रीजनल इंजीनियरिंग के प्रमुख पद से रिटायर हुए। कहते हैं निर्माण के दौरान डिजाइन पर अमल और उसकी निगरानी की अनदेखी ऐसे हादसों को न्योता देते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है उसमें ये सावधानी बरती जा रही है कि नहीं, अगर ये वल्नरेबल एरिया में लगाई जा रही है तो लैंडस्लाइड जो है वो बारिश की वजह से ट्रिगर हो जाएगा। 81 साल के ओम प्रकाश पिछले 66 साल से शिमला में रह रहे हैं। 1957 से शिमला के शांति विहार इलाके में रहते हैं।
पेशे से शिक्षक हैं और त्रासदी को लेकर शिक्षा और सीख विभाग से सरकार तक को देते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है हेफाजत मैनर में हो रही है, जिस प्रकार से पहाड़ में होनी चाहिए लैडर वे में, एक मंजिल बनाई, दूसरी पीछे गई, तीसरी, क्योंकि उसमें वेट जो है बढ़ जाता है। इस चीज को किसी ने ध्यान में नहीं रखा। पेशे से इंजीनियर रहे 75 साल के SR शर्मा संजोली इलाके में रहते हैं। 2009 में सरकारी नौकरी से रिटायर हुए। अब इंजीनियरिंग के अनुभव से बसावट के तरीकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको जो है जबरदस्ती इसको वो किया जा रहा है, बोझ डाला जा रहा है इसमें, तो इतना बोझ जो है पहाड़ नहीं सह सकते। शिमला के लक्कड़ बाजार निवासी PC सूद यहीं पैदा हुए, पले बढ़े। सरकारी तंत्र की प्लानिंग और निगरानी की कमी को ऐसे हालात बनने देने का दोषी मानते हैं। पहाड़ साइन कर भी ले, मगर उसका प्रॉपर ये होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग के हिसाब से हो तब तो ठीक है। अब आप कई जगह देखेंगे, संजोली है और कई जगह ऐसी हैजार्ड कंस्ट्रक्शन हुई है ऊपर सारे माल पर, सारे पहाड़ पर, कि वो गिरना ही है। दर्द है, गुस्सा है और सुझाव भी, पर अमल प्रशासन को करना है और समाधान सरकार को। हिमाचल प्रदेश के शिमला से अपने सहयोगी VD शर्मा और कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने आज कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से लड़ सकती हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी। ये हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि स्थानीय मुद्दों, नेताओं और योजनाओं का असर नतीजों पर पड़ा। अब उसी को मध्य प्रदेश में दोहराने की तैयारी है। एक रिपोर्ट। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की माफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर में चुनावी शंखनाद करते हुए कर्नाटक मॉडल का जिक्र छेड़ा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार को पंजे से पकड़ने के लिए 5 गारंटी के अलावा भी कर्नाटक से बहुत कुछ लेकर के आई है। कर्नाटक की ही तरह मध्य प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला को कमान दी गई है। रणनीति बनाने के लिए सुनील कोनुगोलू की टीम लगी हुई है। सोशल मीडिया पर सियासी वार हो रहे हैं। महाकाल के दरबार में कर्नाटक के DK शिव कुमार पहुंचे, लेकिन निगाहें मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी थीं। कर्नाटक में बीजेपी पर 40% तो मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाया। कुंभ मेले के अंदर वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, सिंहस्थ मेला यहाँ हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, महाकाल के मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं किया लोगों ने? अगर सही पूछो तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री मिस्टर 40% थे, तो मिस्टर 50% है। अगर आप इसका हालांकि इस आरोप पर बीजेपी फ्रंट फुट पर लड़ रही है। प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत उसके कई नेताओं पर कई जिलों में FIR हुई है। मिस्टर बंटाढार और मिस्टर करपनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता को आपने ये पत्र, झूठा पत्र जारी करके जो गुमराह करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ही नहीं मिलेगा। इसका कड़ा जवाब मिलेगा और एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगा और प्रियंका गांधी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कॉन्स्पिरेसी है, आपने अपराध किया है। आपने साइबर क्राइम के अंदर भी एक दल को
उनकी भावनाओं को आहत करते हुए बदनाम करने का प्रयास किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का दावा है उनकी तैयारी से कांग्रेस परेशान है। हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। कांग्रेस 5 के पंच से बीजेपी को चित करने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी भी हर ऐलान पर पलटवार कर रही है। मसलन नारी सम्मान के लिए लाडली बहना योजना, करप्शन के आरोपों पर एफआईआर और सब ठीक रहा तो शायद घरेलू गैस के सिलेंडर भी कांग्रेस के वायदे के मुताबिक। बस दिक्कत इतनी है कि इन सब घोषणाओं के लिए सरकारी तिजोरी कर्ज में डूबती जा रही है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। राजस्थान के कोटा से बच्चों की खुदकुशी के आए दिन खबरें आती हैं। खुदकुशी के बढ़ते मामलों को लगाम लगाने के लिए खास तरह का इंतजाम किया गया। कोटा के हॉस्टल्स में स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाए जा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से ये काम करेगा। फांसी लगाने की कोशिश करते समय पंखा जमीन तक नीचे खिंचाएगा। कोटा के हॉस्टल एसोसिएशन को विश्वास है कि ऐसा करने से खुदकुशी के मामले रुकेंगे, लेकिन बाकी सवाल ये कि बच्चे क्यों ये कदम उठा रहे हैं, इस ओर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। चिंता वैसे बना हुआ कि 18-19 बच्चे कोटा के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं, तो हमें उचित समझा एक बार बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, ये स्थिति क्यों बनी है। तो जितनी कोचिंग के जो मैनेजमेंट के लोगों को बुलाया गया है, बातचीत करेंगे और फीडबैक लेंगे कि आप क्या सोचते हो और सरकार क्या कर सकती है। और मैं समझने की प्रयास कर रहा हूँ उनसे खुद से, तो ऐसा क्या टेंशन बच्चों को होता है कि वो कोचिंग में आने के बाद में सुसाइड कर दें। तो अच्छा हम कोई बात करें तो मैं कह पाऊँगा कि क्या मैंने महसूस किया, क्या हमें करना चाहिए कदम उठाना। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है। लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद चंद्रयान-3 ने आज चंद्रमा की पहली तस्वीरें भेजी हैं और ये बहुत ही खूबसूरत हैं। चंद्रमा तक पहुंचने के लिए लैंडर को अब करीब 100 किलोमीटर की दूरी खुद तय करनी है। इन्हीं तस्वीरों के साथ देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।